एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम जब जब अपने मुंह पर हाथ रखकर ऐसे हादसों को दबाएंगे तब तक ऐसी बेटियां हमारे बीच से ख़त्म होती रहेंगी। ये पंजाब लाहौर की घटना है, जो कि कॉलेज की लड़की के साथ कॉलेज के गार्ड और वैन वाले ने मिलकर उसका रेप किया। और ये इतना दर्दनाक किस्सा है कि आपकी आंखों से आंसू छलक जाएगी। क्या हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम उस लड़की को इंसाफ दिला सके? 2 टके के लोग जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया, वे कोई बहुत बड़े लोग नहीं, आम से लोग हैं। क्या उनको हम फांसी तक नहीं पहुंचा सकते? क्या कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए उस लड़की को भुला दिया जाएगा? हम सभी देशवासी को और हम सभी को एकजुट होकर जागना पड़ेगा, तभी ऐसे जानवरों का वध कर पाएंगे। नहीं तो कल को हमारी बहन बेटी कोई भी हो सकती है, जो ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के आगे हार सकती है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपनी इस दर्दनाक घटना पर राय जरूर दें और आरोपियों के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। ये कहानी इतनी दर्दनाक है और सच्ची है। बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, कुछ दिन पहले एक कॉलेज में बहुत ही दर्दनाक और भयानक तरह का ये हादसा देखने को मिला है। जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है, उस लड़की की दर्दनाक कहानी उसी के जुबानी लेकर आई हूँ। उस लड़की का नाम यहाँ पर तो नहीं बता सकती, मगर उसका फर्जी नाम हम जिया रख लेते हैं और आप लोगों को जिया की कहानी उसकी जुबानी सुनाते हैं। जिया का कहना है, ये एक नॉर्मल सा दिन था। मैं कॉलेज में गई थी और मेरे घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी कोई बुरा वक्त नहीं देखा था। जो चाहा मिल गया, आगे पढ़ाई करना चाहती थी और इसलिए मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। मैं अच्छे तरीके से कॉलेज में जाती थी और वक्त पर अपनी फीस भी देती थी और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। मैंने अच्छे लोगों से दोस्ती कर रखी थी। हमारे क्लास में दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन मेरी समस्या वही थी जिसको मैं समस्या कह रही हूँ, जबकि वह कोई समस्या नहीं, भगवान की कृपा थी। और वह ये कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो भी मुझे एक बार देखता वो मेरी तरफ देखता ही रह जाता। मेरे रिश्तेदारों ने भी ये बात कही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को कॉलेज में भेजोगे पढ़ने के लिए तो कहीं कोई और समस्या ना हो जाए। पर उनकी सोच तो सिर्फ यहाँ तक जाने वाली थी कि कोई लड़का उसको पसंद कर लेगा या किसी लड़के को ये पसंद कर लेगी और पसंद की शादी कर लेगी। तब मेरे घर वालों ने कहा, अगर पसंद की शादी कर लेगी तो क्या बुरा करेगी? पसंद की शादी करना तो उसका निजी मामला है। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों के मुंह तो बंद कर दिए। मेरे माँ बाप मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के अलावा कहीं दिमाग नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वाले मुझ पर पैसा लगा रहे हैं। मुझे उनकी मेहनत और सपना नहीं तोड़ना है। मुझे कुछ बनकर दिखाना है और कुछ करके दिखाना है। इसलिए मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती थी। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया। आज हम लोगों की ट्रीट थी। एक दोस्त की जिसकी मंगनी हो गई थी। हमने उससे कहा कि ट्रीट दो, वो बहुत अच्छी थी। हम सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया। कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है। जब छुट्टी का वक्त होता था तो मैंने, क्योंकि खुद ही जाना होता था, इसलिए मैं आधे घंटे या 20 मिनट के बाद ही निकलती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं होती थी और आराम से निकलती थी। दोस्तों के साथ बातें करती हुई आज भी जा रही थी। कॉलेज का गेट काफ़ी दूर था। मैं पीछे वाली गेट से निकल जाती थी। मुझे अपने घर तक पैदल ही जाना पड़ता था, तो गली में होते हुए अपने घर तक पहुंचती थी। मैं तो छाँव की तलाश में उस गली से जा रही थी। मुझे क्या पता था कि आज के बाद मेरे नसीब में सिर्फ धूप ही लिखी जाएगी। मैं वहाँ से गुजर रही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। उसने मेरा नाम बुलाया, कहा कि जिया आप ही हैं ना? मैंने कहा कि हाँ। उस टाइम मुझे समझ नहीं आई कि उसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। मेरे गले में आई कार्ड लटक रहा था और उसने वहाँ से पढ़ लिया हो। वह बहुत चालाक था। कहने लगा, आपकी तो फीस जमा नहीं हुई है और कुछ कागजी कार्रवाई भी रहती है। आपने इस महीने की फ़ीस जमा नहीं करवाई और आपके कागजात में कुछ कमी पेशी है। उसके हाथ में एक कागज़ भी था। कहने लगा कि इसमें आपका नाम नहीं है। वैसे मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो कोई फ़ीस बकाया नहीं रहती है, मैंने सारी जमा करवाई है और मैं तो टाइम पर फीस जमा करवाती हूँ। उसने कहा कि फिर लगता है कोई और गलती हुई है। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे जाने दो। उसने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती, मुझे पता करना होगा, मुझे सर से बात करनी पड़ेगी, आपके डिपार्टमेंट के हेड से, उसके बाद ही आप जा सकती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसने कहा कि आप तब तक नीचे पार्किंग लॉट में इंतज़ार करें। वहाँ पर उसने मेरे लिए कुर्सी लाकर रख दी और कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। वह बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था। उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा भी था और मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी।
मेरे दिमाग में इस कहानी की पहली लाइन भी नहीं आ रही थी जो उस बुरे आदमी के दिमाग में चल रही थी। मैं सोच रही थी अकेली हूँ, साथ कोई दोस्त होती तो वक्त गुजर जाता। फिर वो मुझे वहाँ बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया था। अब मैं सोच रही थी या तो मैं उठकर चली जाऊँ या फिर उसके आने का इंतज़ार करूँ। ये ना हो कि कल को वो प्रिंसिपल के पास चला जाए और कहे कि मैंने तो इस लड़की को कहा था, इसने मेरी बात नहीं सुनी थी। 2-3 महीने पहले ही एक लड़की के साथ ये समस्या हो गई थी। वह काफ़ी परेशान हो गई थी और यही सोचकर मैंने भी उसके कहने पर यहाँ बैठने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। फीस वगैरह दी थी और हर चीज़ पूरी करते थे। जो चीज़ उन्होंने मांगी, जो कागज़ जितने पैसे मांगे, सब कुछ टाइम पर देते थे। सारी कागजी कार्रवाई सब कुछ सीधा रखने की कोशिश करते ताकि बाद में हमारे लिए कोई समस्या न बने। और अब वैसे भी पेपर होने वाले थे। अभी पिछले दिनों किसी लड़की की समस्या चल रही थी कि उसका एडमिशन फार्म पर नाम और था और एडमिट कार्ड पर नाम और था और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसको पेपर के टाइम में बहुत समस्या पैदा हो गई थी। वह कह रही थी कि कभी भी कागजी कार्रवाई के मामले में सोचनी समझनी नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर ही मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। भगवान की कृपा है, मेरे साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन अब यहाँ पर मुझे कह दिया गया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलती हुई है जिसको ठीक करना होगा। तो मैंने सोचा कि जो भी है इसको क्लियर करवा कर ही जाऊंगी, वरना फिर मेरे घर वालों को भी मेरे साथ यहाँ पर बार बार आना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि ये लोग कहें कि दोबारा से फीस जमा करवानी पड़ेगी। पार्किंग लॉट में भी कुछ लोग थे जो यहाँ पर अपने मोटरसाइकिल और गाड़ी वगैरह खड़ी किया करते थे। गाड़ियाँ तो ज़्यादातर टीचर की ही हुआ करती थी और कुछ स्टूडेंट भी ऐसे थे जिनके पास गाड़ी थी, क्योंकि वो बहुत अमीर ख़ानदान से संबंध रखते थे। जब मैं पार्किंग लॉट में एक तरफ बैठी थी तो वहाँ पर अचानक से मेरी एक दोस्त भी आ गई। वह मेरी क्लासमेट थी, वो मेरी कोई पक्की दोस्त नहीं थी। उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर मैंने भी उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहने लगी भाई लेने आया था, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने कहा कि मैं तो खुद चली जाती हूँ। तो मुझे कहने लगी अगर तुम खुद जाती हो फिर यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो मैं उसे बता देना चाहती थी समस्या क्या हुई है। तभी उसके भाई ने उसे आवाज़ दे दिया। वैसे भी छुट्टी होती है तो लोगों को घर जाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। वैसे भी वो मेरी कोई पक्की सहेली नहीं थी। कहने लगी मेरे भाई ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया है, अगर बंद हो गया तो फिर स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम भी टाइम पर घर चली जाना। मैंने कहा कि हाँ मैं भी बस जा रही हूँ और वहाँ से चली गई। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई और पूछे तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों बैठी हो। अजीब लगता है ना, मेरा तो जाने का टाइम था, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सारी जगह खाली हो जानी थी। हमारे कॉलेज में काफ़ी लोग पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन सब लोग अपने अपने घर चले जाते, क्योंकि एक बार छुट्टी हो गई तो फिर कॉलेज में किसी का कोई काम नहीं रहता। वैसे अब पार्किंग लॉट भी खाली होने लगा था। पार्किंग लॉट के खाली होने से मुझे कोई समस्या नहीं था, लेकिन अच्छी बात थी कि यहाँ पर कोई नहीं होता। फिर मुझे कोई देखता ही नहीं मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। और जिस डिपार्टमेंट में जाकर सिक्योरिटी गार्ड को पता करना था वह डिपार्टमेंट भी तो पास में ही था। फिर वह इतनी देर क्यों लगा रहा था। ऐसे करते करते वहाँ सारे लोग चले गए। फिर मुझे काफ़ी देर हो गई और मैंने कहा बस अब मैं भी चली जाती हूँ। अगर पूछेगा तो कह दूंगी आप मुझे बिठाकर चले गए थे, मुझे मेरे घर वाले लेने आ गए थे। उसको क्या पता कि मैं घर खुद ही जाती हूँ। पर मैं जैसे उठकर जाने लगी तो वह आ गया। मैंने कहा कि चलो कृपा है, अच्छा है ये बात तो ख़त्म हो। मैंने कहा कि जी। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, सर आपको बुला रहे हैं। मैं उसके साथ चल पड़ी और पार्किंग लॉट वाले एरिया में वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, पर जहाँ मैं जा रही थी वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर छोटा सा कमरा बनाया गया था। मैंने कहा कि यहाँ क्यों लेकर जा रहे हो। तो कहने लगा वह सर भी जा रहे थे, छुट्टी का टाइम है ना, लेकिन मैंने आपके लिए रोक लिया है क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वह सही नहीं है। ये ना हो कि कल को कोई समस्या बने, क्योंकि कल फीस की आखिरी तारीख है। और मैंने कहा मुझे तो पता है कि कल फीस की आखिरी तारीख है, इसलिए तो मैंने पहले ही फीस जमा करवा दी है। लेकिन आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है तो मैं वह भी गलतफहमी दूर करवा देती हूँ। उस आदमी ने मुझे अंदर जाने को कहा। जैसे ही मैं अंदर गई उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे हैरान होकर देखा। मुझे उसके चेहरे पर फैली कोई और ही जज्बात नजर आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आई उसने दरवाज़ा क्यों बंद किया, लेकिन उसके बाद समझ आ गई। जैसे ही मुझे उसके इरादे समझ आए,
ये भी पता चल गया कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था जो किसी वैन का ड्राइवर था जो यहीं पर खड़ा हुआ था। या तो आज उसे किसी को ड्रॉप नहीं करना था या वह ड्रॉप करके वापस आ गया था। ये दोनों आपस में मिले हुए थे। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो, तुम लोगों ने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वह तो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। मुझे समझ आ गई कि मैं अब पूरी तरह फंस गई हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके जाल में कैसे फंस गई। मैं कैसे उनकी बातों में आ गई? मुझे समझना चाहिए था। जब इंसान को पता चलता है वह किसी मुसीबत में फंस गया और अब उसका निकलना मुश्किल है, तो उसको एक अजीब सा एहसास होता है। ये एहसास बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं दोबारा फिर से पीछे वक्त में चली जाऊं और सब कुछ ठीक करके आऊं, और जो गलती मैंने की है मैं उसको ठीक कर दूं ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन वह ये जानता है कि वह ना तो वक्त में पीछे जा सकता है और ना ही वक्त उसके पास मुड़कर वापस आ सकती है, और अब वह फंस चुका है। मेरे साथ भी यही सब हो रहा था और मेरे दिल की धड़कनें मुझे मेरे कानों में सुनाई देती थी। मेरे हाथों और पैरों में पसीना आना शुरू हो गया था और मेरा पूरा बदन कांपने लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फंस चुकी हूँ। मैं किसी वैन या किसी रिक्शे वाले के साथ भी तो नहीं जाती थी जो ये देखे कि मैं अभी तक आई क्यों नहीं। या तो वह अंदर फ़ोन करवाकर पूछ लेता या कोई लड़की मेरे पीछे भेजता कि जाओ, जाकर जिया को बुलाकर लेकर आओ। वह अभी तक आई क्यों नहीं? मैं तो अकेली जाती थी और अपने पैरों पर चलकर जाती थी। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन गलियों से होती हुई चली जाती थी। गलियाँ भी तो सड़क ही होती है ना, लेकिन अंदर अंदर होती है तो इंसान अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। और उन्हीं गलियों से होते हुए भी अपने घर पहुंच जाती थी। मगर आज शायद मैं अपने घर पहुंचने वाली ना थी। जब 4-5 घंटे बीत गए तो मेरे घर वालों को भी मेरी फिक्र होने लगी। मैं अभी तक घर क्यों नहीं आई? फ़ोन ले जाने की भी इजाज़त नहीं होती थी और लड़कियां चोरी छुपे फ़ोन लेकर जाती थी। लेकिन मैं अपने घर के रूलों को बहुत फॉलो करती थी, इसलिए मैं अपने साथ कभी फ़ोन नहीं लेकर जाती। नहीं तो मेरे घर वाले फ़ोन करके ही पूछ लेते कि मैं कहाँ हूँ, अभी तक क्यों नहीं आई। मेरे घर वाले कॉलेज वालों के पास आ गए और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि हमारी बेटी अभी तक घर नहीं आई। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पहले मेरा इंतज़ार किया होगा, सोचा होगा कहीं लेट हो गई होगी, क्योंकि मैं कभी कभी लेट भी हो जाती थी। ऐसा होता था रास्ते में कभी भीड़ होता था या फिर एक दोस्त का घर था। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो मैं उसके घर थोड़ी देर बैठ जाती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती और थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करती थी, क्योंकि ऐसी गर्मी पैदल जाना कोई आसान काम नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि दोस्त के साथ बैठी तो बातों में लग गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी उसके नंबर पर कॉल करके पूछती थी कि जिया आई है, तो वो कहती थी कि हाँ इधर ही बैठी है। कभी कभी मेरी मम्मी कह देती थी चलो ठीक है, आराम करके आ जाना। कभी कभी अपने दोस्त के पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली जाती थी। इस तरह के मामले होते रहते थे और इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों ने 4-5 घंटा इंतज़ार किया ही होगा और फिर मेरी दोस्त के घर फ़ोन भी किया होगा। और जब उसने बताया होगा कि मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ तो वह लोग कितना परेशान हो गए होंगे। मेरे घर वालों को मैं पार्किंग लॉट में ही मिल गई और उन्होंने मुझे इस हाल में देखा होगा तो वही जानते हैं उन पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद मेरी आंखें तो अस्पताल में खुली और उस जिया नाम की लड़की ने जब हमें ये सारी बात बताई तो हम लोग भी हैरान रह गए। हमारे देश में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक चलते फिरते कॉलेज में, जो इस शहर का सबसे मशहूर कॉलेज है, वहाँ पर इस तरह का हादसा होता है। वह भी एक सिक्योरिटी गार्ड और वैन वाले ने मिलकर एक लड़की को उल्लू बना दिया और ये सब कुछ कर दिया और उस लड़की को बर्बाद कर दिया। हमने जिया के घर वालों से बात की। फिर आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकले थे, तो हमने सीधा कॉलेज ही आना था, क्योंकि वह सुबह ही कॉलेज आई थी। यहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ पढ़ती थी। और फिर उन्होंने कहा हाँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह इस कॉलेज की ही स्टूडेंट है, पर अब हमें क्या पता वह कहाँ है। उन्होंने कहा कि आप अपनी मदद आप करें, जाइए और कहीं तलाश कीजिए, क्या पता वह कहाँ है। इधर नहीं है तो कहीं और गई होगी या फिर किसी के साथ गई होगी। एक बार छुट्टी हो जाती है और लड़की कॉलेज से निकल जाती है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। जिया के माँ बाप का कहना है कि कॉलेज वालों का रवैया हमारे साथ इतना बुरा था जैसे हम लोग कोई हैसियत रखते ही नहीं। उन्होंने तो इनकार ही कर दिया कि हमें नहीं पता, हम कहाँ से तलाश करें। जिया के घर वालों ने बताया। फिर हम लोग इधर उधर तलाश करते रहे, कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में गए,
कुछ क्लास बंद थी, फिर भी हमने अंदर झांक झांक कर देखा। फिर हम पार्किंग लॉट वाले एरिया में चले गए, फिर उस छोटे से कमरे की तरफ गए जहाँ पर हमें हमारी बेटी बेहोशी के हालत में मिली थी, जिसे देखकर हम लोग हैरान रह गए। फौरन अस्पताल लेकर भागे और जब अस्पताल गए तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वह सुनकर तो हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। हमारी फूल सी बेटी, जिसे हमने पढ़ाई करने के लिए घर से भेजा था, जो एक अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में अच्छी थी और वह सिर्फ पढ़ाई में ही दिल लगाती थी, आज उसके साथ इतना बुरा हो गया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी बेटी को अस्पताल वालों के हवाले किया और फिर घर वालों को छोड़कर जो घर के आदमी थे वह फिर से कॉलेज गए और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हुआ है। इतने में हमारे कॉलेज वालों से लड़ाई होने लगी और उन्होंने कहा, हमें तो पता ही नहीं कि क्या समस्या है, हमें नहीं पता कि आपकी बेटी ने खुद से ही कहीं चक्कर चलाया होगा और ये कोई अंदर की बात होगी। हमारी कॉलेज इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप लोगों ने ये बात बाहर की फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम लोग उन्हीं लोगों से झगड़ रहे थे और जब पता चला कि जिया को होश आ गया तो पुलिस ने कहा कि सबसे पहले हम बात करेंगे, आप में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हमने बयान लेना है और जैसे ही विक्टिम होश में आता है सबसे पहले उसका बयान लिया जाता है। क्योंकि पुलिस में कंप्लेन भी हम कर चुके थे, हमने खुद पुलिस को शामिल किया था, तो अब उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जिया की माँ और उसके घर वाले उससे मिलना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे कि ठीक है या नहीं, लेकिन पहले पुलिस वाले अंदर गए। उनके साथ एक लेडीज़ कांस्टेबल भी थी। उसने जाकर जिया से बारीकी से बयान लिया, वही बयान जो उससे पहले हम लोगों ने आपको सुनाया और आपके सामने रखा। उसके बाद जब ये बात कन्फर्म हुआ और उसने भी यही बता दिया किसने किया, तो फिर कॉलेज में बारीकी से जांच किया गया। माँ बाप के दिल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और गम था। फिलहाल उनकी जगह कोई भी होता तो उसकी भी यही हालत होती। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही हो, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों और सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से कोई इतनी बड़ी मुसीबत आप पर टूट पड़ती है और समझ भी नहीं आता कि क्या करना है, तो फिर इंसान पर क्या गुजरती है। ये तो वही बुरा वक्त है जो किसी दुश्मन पर भी ना आए। ऐसे बुरे वक्त में तो इंसान का दिमाग ही बंद हो जाता है, उसे सोचने समझने का भी मौका नहीं मिलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और देखते ही देखते सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। इस बार जो डिपार्टमेंट की हेड थी, जिस डिपार्टमेंट में ये सब कुछ हुआ था, जिसका कमरा नज़दीक था, जिस डिपार्टमेंट से जिया का संबंध था, उनको ये सब बात बताई गई तो उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि कॉलेज में लड़कियां क्या करती हैं, उनकी जाती ज़िंदगी है, हमारा काम सिर्फ उनको पढ़ाना है। और आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो 1 हफ्ते से छुट्टी पर है। कॉलेज वालों को शायद पहले से ही पता चल गया था ये सब कुछ हो चुका है और वे अपना नाम बचाने के लिए उस गार्ड को भी वहाँ से गायब करवा चुके थे। डिपार्टमेंट के जो हेड थे उन्होंने भी ये बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अगर आपने हमारे कॉलेज का नाम बदनाम किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर ये खबर इधर उधर फैली तो हम इस खबर को कभी भी सच्चा साबित नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि आजकल की लड़कियों की कोई गारंटी भी नहीं हो सकता, पता नहीं किसके साथ क्या चक्कर चलाया होगा, क्या खिचड़ी पकी होगी, घर वालों को क्या पता, वे तो भेज देते हैं और हमें भी क्या पता। हम लोग तो अपने कामों में लगे रहते हैं, हमारा काम तो उनको पढ़ाना होता है, घर से ही बच्चों की परवरिश होती है। आप लोगों ने अपनी बेटी की परवरिश अच्छी नहीं की है और अब हमारे पीछे पड़ गए हैं। उस औरत को पता था कि अब उसके कॉलेज का नाम बदनाम होने वाला था। अगर मीडिया वालों को पता चल जाता या किसी तरह ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती तो फिर उसके बाद क्या होता। सोशल मीडिया पर आजकल जो बात फैल जाती है वो हर बंदे तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि हर दूसरे इंसान के हाथ में फ़ोन है। अब लोग पुलिस से ज़्यादा सोशल मीडिया से डरते हैं। उस औरत का रवैया, उसकी जुबान बहुत ही कड़वी थी। पता नहीं उसकी अपनी बेटी थी या नहीं, तभी तो उसको जरा भी एहसास नहीं था कि और इस गंभीर समस्या को भी बिल्कुल भी गंभीरता नहीं ले रही थी। यहाँ किसी की बेटी का सवाल था, लेकिन उसको कोई परवाह ही नहीं थी। उसको बस अपने कॉलेज की इज्जत की पड़ी हुई थी और ये यहाँ की मालकिन भी नहीं थी, ये तो खुद ही किसी की गुलाम थी। लेकिन उसे अपनी तनख्वाह प्यारी थी और ये शायद कोई नाम कमाना चाहती थी, उसके लिए तो इतनी सी बात थी। लेकिन यहाँ पर पूरा घर दांव पर लगा हुआ था। जब खबर सोशल मीडिया तक फैल गई, जब पुलिस वालों ने आगे बातचीत शुरू की, उनका कहना था ये झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिया के घर वालों ने वही किया जो ऐसे मौके पर टिपिकल लोग करते हैं।
उन्होंने पुलिस वालों को रिपोर्ट भी करवाई और कॉलेज वालों पर आरोप भी लगाया और वहां जाकर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन उनके बाद इस बात को बस ख़त्म करने की कोशिश की गई और दबाने की कोशिश की गई। बस हमारी बेटी की जान बच जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिया की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि इस कहानी में जो उसके साथ हुआ था किसी के साथ ना हो। उसके साथ भी जानवरों वाला सलूक किया गया था। और फिर वही हुआ। 4 दिन के बाद वह लड़की इस दुनिया से चली गई। उसके घर वाले उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उनकी जवान बेटी के साथ इतना बुरा हुआ और वह इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर ने कहा कि 4 दिन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब चौथा दिन गुजर गया और उसके ऊपर भी 3 घंटे गुजर गए तो सब लोग सोचने लगे कि बस डेंजर टाइम पीरियड तो गुजर गया है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जिया के सिर्फ जिस्म पर ही चोट नहीं लगी थी, उसके दिल और उसके आत्मा पर भी जख्म लगे थे और डॉक्टर सिर्फ उसके जिस्म का इलाज कर सकते थे। यही वजह थी कि शायद वह जीने की आस छोड़ चुकी थी, तभी इस दुनिया से चली गई। उसकी ब्रेन पावर ख़त्म हो गई थी और उसकी बॉडी में इतनी पावर नहीं थी। बस दुनिया से क्या गई। उसके बाद उसके दोस्त तक ये बात पहुंच गई और हर एक स्टूडेंट के पास ये बात पहुंच गई जो इस कॉलेज के स्टूडेंट भी थे और जिया के अच्छे दोस्त भी थे। उसे पूरा डिपार्टमेंट जानता था क्योंकि वह हमेशा टॉप करती थी। और जब उन लोगों तक ये बात पहुंची, पहले तो वे लोग फ़ोन कर रहे थे कि जिया कहाँ है और किधर है। जिया के पास फ़ोन था जो अपने घर पर ही रखती थी। उसके दोस्त वगैरह फ़ोन करके मैसेज कर रहे थे, लेकिन वह खुद ही ऐसी हालत में थी। उसको फ़ोन किसने देखा था। मगर फिर जिया की मम्मी ने उसकी सबसे करीबी दोस्त को ये सब कुछ बता दिया कि जिया के साथ ये सब कुछ हो गया है। वह तो इस दुनिया से जा चुकी है। 4 दिन हो गए थे। उसके बाद स्टूडेंट में ये बात आग के जंगल की तरह फैल गई और उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लेने का इरादा कर लिया। उन्होंने कहा, हम ये नहीं होने देंगे। एक लड़की बेचारी जो बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है, और ये बात तो आप लोगों को भी पता है, हमारे समाज में लड़कियों की पढ़ाई आज भी कितना मुहाल है, जिसे बहुत कम लड़कियां ही पार कर पाती हैं। नहीं तो 10वीं 12वीं करने के बाद घर बिठा लिया जाता है। ऐसे में अगर एक लड़की कॉलेज तक पहुंचती है और बड़ी डिग्री तक पहुंचती है, उसके पीछे न सिर्फ मेहनत होती है बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। उसके माँ बाप का भरोसा होता है और उसके सपने होते हैं, और उन सारे सपने और भरोसे को इतनी आसानी से कुचल दिया जाए, अब हम ये होने नहीं देंगे। उन्होंने जिया के इस घटना के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्दी पूरे देश भर में पहुंच गया। सभी ने इस घटना पर बहुत ही अफसोस किया और सभी इस आवाज़ में शामिल हो गए। आवाज़ उठाने का मतलब ये होता है कि हमारी बातों को सुनी जाए और ऐसी घटनाओं को अनदेखा ना की जाए और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमें इंसाफ दिया जाए, ऐसे कभी भी नहीं मिलती। आप चुप करके बैठे हो और खुद ही इंसाफ चलकर आपके पास आ जाएगा। उसके लिए लड़ना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। स्टूडेंट भी यही कर रहे थे। स्टूडेंट का मतलब था कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का अपने ऊपर इतने सारे पैसे लगाकर, अपने परिवार के पेट काट कर, माँ का सोना बिकवा कर, बाप की कमेटी निकलवा कर किसी तरह कोई अलग डिग्री हासिल कर लेता है, कुछ बन जाता है और किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसकी ज़िंदगी की हिफाजत कौन करेगा। अगर एक लड़की इतना कुछ पार करके इस मुकाम तक पहुंच गई और कुछ बनकर दिखा दिया, तो फिर उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। वह इस तरह की किसी हादसे का शिकार कैसे हो गई और उसका सारा किस्सा ही खत्म हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर एक स्टूडेंट ने टॉप किया, बड़े अच्छे नंबर लिए और सारे परिवार वाले खुश हुए, मिठाइयाँ बांटी गई, वह किसी मुकाम पर पहुंच गई, लेकिन जब उसे नौकरी मिली और वह नौकरी करने के लिए ऑफिस जाती है, वहाँ पर कोई उस पर बुरी नज़र रखता है और उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। या कोई लड़की डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनना तो सबसे बड़ी मुश्किल काम है। उसके घर वाले भी उस पर पैसे लगाते हैं, भरोसा करते हैं, और वह एक दिन रात मेहनत करती है, अपनी ज़िंदगी के 5 साल अपनी पढ़ाई पर लगा देती है और बड़ी मुश्किल से नंबर लेकर पास हो जाती है, अच्छी डॉक्टर बनती है, और फिर एक दिन उसके अस्पताल में उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, तो फिर उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। और ऐसे हादसों को खुदकुशी का नाम दे देते हैं। जिया के साथ जो हादसा हुआ उसको भी खुदकुशी का नाम दिया जा रहा था कि उस लड़की ने पार्किंग लॉट में जाकर खुदकुशी कर ली है, जहां पर कोई भी नहीं था, और उसने किसी टेस्ट में नंबर कम लिए थे, या उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, उसकी कोई पर्सनल समस्या थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली,
और यहाँ तक कॉलेज की डिपार्टमेंट की हेड ने सुसाइड नोट भी लिख दिया था। इस तरह के कई हथकंडे अपनाए जा रहे थे, क्योंकि कल को हैंडराइटिंग से पता चल जाता ये जिया की हैंडराइटिंग नहीं थी तो इस तरह लोग बात को दबा देते। लेकिन जब सोशल मीडिया पर बात एक बार चढ़ जाए और लोग बिना दस्तक दिए आगे पहुंचा देते हैं। लेकिन हम आप तक जो रिपोर्ट लेकर आए बिल्कुल सच्ची है और इसमें असली लोगों की बयान भी हैं और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर दी गई है। इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि जब स्टूडेंट में गुस्सा इतना भड़क गया और कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे तो किसी तरह पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस ने धरना प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट को रोकने के लिए वही सब किया जो पहले भी करती आई है। जब आप इस तरह प्रदर्शन करते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी जान पर तो नहीं बनी मगर जान पर भी बन जाती है, क्योंकि इस तरह के धरना प्रदर्शन के अंदर एक स्टूडेंट भी इस दुनिया से चला गया जो अपने साथी स्टूडेंट के लिए इंसाफ मांगने के लिए आया था। वह जब घर से निकला होगा तो उसने तो ये नहीं सोचा होगा ना कि आज उसने वापस नहीं जाना, लेकिन वहीं धरना प्रदर्शन की बलि चढ़ गया। अब जिया के साथ साथ सब लोग उसके लिए भी इंसाफ मांग रहे थे। एक स्टूडेंट ने एक पुलिस वाले को रोका और कहा कि तुम लोग तब कहाँ थे जब यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा था? तब सोए हुए थे। उसका कहना था कि हमें अभी ऑर्डर नहीं मिला, इस जनता को यहाँ से हटाइए। जब इतना कुछ हो जाता है पुलिस को खबर नहीं होती। पुलिस स्टेशन चाहे पास हो या दूर, लेकिन जब कोई इस दर्दनाक हादसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए निकलते हैं तो तुम लोग सारे लाइन बनाकर हथियार लेकर पहुंच जाते हो। तो पुलिस वाले के मुंह से सच निकल ही गया। उसने कहा कि ये तो बड़े अफसर के काम है, हमें जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है तो हम उस पर काम करते हैं और जब बड़े अफसरों का परमिशन मिलता है तो वह तभी निकलते हैं, आगे पीछे वह सोए रहते हैं। और ये एक कड़वी सच्चाई है जो उस पुलिस वाले के मुंह से निकली थी। उसके बाद वह पुलिस वाला वहां से तो चला गया और कॉलेज में धरना प्रदर्शन से बचने के लिए अगले दिन की छुट्टी दे दी गई, ताकि ना स्टूडेंट कॉलेज आएंगे और ना ही धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह ये मामला भी दब जाएगा, क्योंकि अभी भी लोग ये समझते हैं कि रात गई बात गई। 3-4 दिन तक लोग बोलेंगे और उसके बाद ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता छुट्टी देने से मामला हल हो जाएगा, क्योंकि कल फिर से लोग निकलेंगे और फिर से इंसाफ मांगेंगे। ये स्टूडेंट हैं और अब ये स्टूडेंट जाग गए हैं, उन्हें रोकना अब बड़ी मुश्किल है। अगर ये भी नहीं निकलेंगे तो ये बहुत ही बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि जो आज एक लड़की के साथ हुआ वह कल को दूसरी लड़की के साथ भी हो सकता है। पुलिस वालों का कहना है मुजरिम भाग गया है, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि मुजरिम बिल्कुल भी नहीं भागा, खुलेआम फिर रहा है। उनका कहना है कि वह दोनों मुजरिम हमारे हवाले कर दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जिन्होंने मिलकर ये सब किया उनको जनता के हवाले कर दिया जाए। अगर हमारा इंसाफ नहीं किया जाता हम अपना इंसाफ खुद ही कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट जख्मी भी हुए, जिनको बहुत बुरी हालत में अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन सलाम है उनके जज्बे को, जो वह अभी भी पीछे नहीं हटे। या तो कॉलेज बंद होगा या फिर इंसाफ मिलेगा। अगर कॉलेज बंद हुआ तो भी बहुत स्टूडेंटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कॉलेज में कब क्या किसी लड़की की इज्जत सुरक्षित है, जहाँ पर ये सब कुछ करना इतना ज़्यादा आसान हो गया। जिया इस दुनिया से तो चली गई, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये बात भी बहुत अजीब है, उसको भी बेवकूफ़ बना लेना इतना आसान था। शायद इसमें भी कॉलेज वालों का ही हाथ है। अगर किसी की फ़ीस लेट हो जाती है तो वह उस पर इतना दबाव डाल देते थे, जिसकी वजह से जिया के लिए ये बात बड़ी परेशानी की साबित हुई। इसलिए जिया को लगा अगर उसकी भी फ़ीस लेट हुई तो उसके साथ भी यही समस्या हो सकती है। तभी तो वो बड़ी आसानी से उनकी बातों में आ गई। इसलिए शायद वह इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि सिक्योरिटी गार्ड की सारी बातें मानती गई। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें उड़ाई गई हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप सोशल मीडिया पर भी जाकर देख सकते हैं कि सारी की सारी वीडियो मौजूद है जिनको पेश किया गया है, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज है। आपको ये भी पता चल जाएगा। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आप लोग भी धरना प्रदर्शन में अपना हिस्सा ले सकते हैं। आप भी पोस्ट डालिए और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाइए और अपनी राय दीजिए, ताकि किसी तरह ये बात हर इंसान तक पहुँचे, क्योंकि आप सभी के बच्चे हो सकते हैं और आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि कोई जिया फिर से रुसवा ना हो और अपने कामयाबी के मंजिल को हासिल करे और ऐसे जानवरों के चुंगल में ना फंसे।
पुलिस का जो रवैया था वह भी हमने आपके सामने रखा। उस लड़की के माँ बाप को जलील किया गया। वह लड़की जो पहले से ही बुरी हालत में थी, उस पर इल्ज़ाम भी लगाया गया। उसका शायद किसी स्टूडेंट के साथ, किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा था और वह यहाँ से भाग गई। और आप लोग हमसे कह रहे हैं वह अभी तक घर नहीं पहुँची, जबकि वह कहीं और चली गई होगी। मगर जब ये पता चला लड़की इस दुनिया से चली गई तो उसके बाद भी कहा गया कि उसने खुदकुशी की है। आपको अगर आपके बारे में ऐसी वैसी खबरें सुनने को मिले तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी, जरा एक पल के लिए अंदाज़ा करके देखिएगा। ऐसा ही पिछले दिनों हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जहां पर एक डॉक्टर के साथ भी ये सब कुछ किया गया। सिर्फ शहर या कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि पूरे शहर में धरना प्रदर्शन हुआ। पूरे शहर में ऐसे धरना प्रदर्शन होने का मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ तक कि इसका असर पॉलिटिशियन पर भी पड़ा। बड़े बड़े नेता ने इस्तीफा दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।